डेंटल केरीज, डेंटल केरीज। अच्छा जी, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस हुआ था कि डेंटल केरीज क्या होती है, डीमिनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लाक का क्या रोल है, कैरियोजेनिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया केरीज काज करती है उसको कैरियोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, कैरियोजेनिक बैक्टीरिया का क्या रोल है, और प्लाक का इकोसिस्टम डिस्कस हुआ था, इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस प्लाक के लिए, साथ साथ में सक्रोज, सही है, थोड़ा बहुत सक्रोज डिस्कस हुआ था कि वाई सक्रोज, तो उसमें भी थोड़ी सी अभी और बात होगी, थोड़ा सा मैं उसको और इलाबोरेट करता हूं कि सक्रोज का क्या रोल है। एक तो ये हाई रिच ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना होता है, उसमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, सही है, तो उस वजह से बी बैक्टीरिया इस पे फीड करती है एंड देन वहां से एसिड प्रोड्यूस होते हैं स्पेसिफिकली, और वो एसिड जो है वो डीमिनरलाइजेशन काज करते हैं टूथ का। अच्छा, जो सक्रोज होते हैं, सक्रोज वो एक तरह से बर्स्ट लाते हैं, बर्स्ट केरिस की जो एक्टिविटी होती है उसको एकदम बहुत ज्यादा तेज करते हैं, सही है, और वो इसलिए कि सक्रोज उस इकोलॉजिकल सिस्टम का, उस इकोसिस्टम का जिसमें एस म्यूटेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी से डीमिनरलाइजेशन काज करते हैं, सक्रोज उनका इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि जब सक्रोज अवेलेबल होगा तभी पूरा माहौल बनेगा डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ का, और तभी एसिड्स बनेंगे, सही है, तभी पॉलीसेकेराइड्स के ग्लूकेन्स बनेंगे, सही है, तो इसी वजह से सक्रोज जो है वो मेजर रोल प्ले करता है केरिस के प्रोडक्शन में और केरिस की प्रोग्रेशन में। दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्रोज अगर कोई फ्रिक्वेंट कंज्यूम करता है, मतलब कि एक एक हो गया सिंगल डोज, एक क्या है सिंगल डोज, और एक होता है सिंगल अगर आप लार्ज डोज कंज्यूम करते हैं, लार्ज, समझ में बात, आपने 24 आवर्स में फॉर एग्जांपल 10 mg तक सक्रोज कंज्यूम कर लिए, समझ में बात, 24 आवर्स में वन टाइम, लेकिन उसकी कंपैरिजन में अगर आप मल्टीपल डोज लेते हैं, मल्टीपल डोज, और आपने मल्टीपल डोज जो है वो 1 mg की 24 आवर्स में 3 टाइम ले लिए, कितने टाइम ले लिए, 3 टाइम, तो जो फ्रीक्वेंट कंज्यूमिंग होती है इट्स मोर डेंजरस देन वन टाइम लार्ज डोज। यहाँ पर डोज जो है वो स्मॉल है लेकिन फ्रीक्वेंट कंज्यूमिंग है, बार बार जो एक्टिविटी है वो इनिशिएट हो रही है, बार बार जो एक्टिविटी है वो प्रोग्रेस कर रही है, तो इस वजह से ये जो केरिस का जो 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 प्रोग्रेशन वाला होगा या जो इनिशिएशन वाला प्रोसेस होगा वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज या मैक्सिमम कैपेबिलिटीज के साथ आगे बढ़ेगा, सही है, तो इस वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि multiple dose large small doses is more dangerous than one dose large, one large dose, सही है, और अगर आप एक सेम टाइम पीरियड को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ले, सही है। सक्रोज के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सही है, कार्बोहाइड्रेट्स पे भी सेम जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है, सही है, अगर जनरल कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है भाई, जनरल कार्बोहाइड्रेट्स, सही है, और वो भी मोस्टली इन स्टिकी फॉर्म, कौन सा फॉर्म भाई, स्टिकी, क्योंकि स्टिकी फॉर्म जो होता है वो पेलिकल्स के थ्रू टूथ के सरफेस के साथ अटैच रहता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, समझ में आई बात, पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से जो स्टिकी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और पेवर सक्रोज है, दोनों की सेम कैपेबिलिटीज होती है केरिस के प्रोग्रेशन में भी और केरिस की इनिशिएशन में भी, तो स्टिकी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस सक्रोज, सही है। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलोनाइजेशन ऑफ एस म्यूटेंट्स, जो एस म्यूटेंट्स की कोलोनाइजेशन होती है ना, कोलोनाइजेशन वो लार्जली डिपेंड करती है सक्रोज डाइट पे, अगर कोई सक्रोज की डाइट से डिप्राइव्ड होता है, उसको सक्रोज डाइट नहीं मिलती, तो कोलोनाइजेशन जो है वो इफेक्ट होगी एस म्यूटेंट्स की, और कोई भी ऐसी चीज है जो इसको इतनी बैडली ड्रास्टिकली इफेक्ट नहीं कर सकता जो सक्रोज की डाइट है, समझ में आई बात, तो सक्रोज की डाइट जो है वो ड्रास्टिकली इफेक्ट करती है एस म्यूटेंट्स की कोलोनाइजेशन, सही है, तो अगर सक्रोज डाउन होता है तो एस म्यूटेंट्स की कोलोनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन होगी, और अगर सक्रोज अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर मल्टीफैक्टर्स, जो बाकी सारे मल्टीफैक्टर्स है उनकी इंडिपेंडेंटली मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर सक्रोज ज्यादा है तो कोलोनाइजेशन फास्ट होगी, अगर सक्रोज, बाकी सारी चीजें आप आइडियल ही रखें, मैं सिर्फ इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज में, कोलोनाइजेशन में और उसमें।
अच्छा, सक्रोज में फिर ये भी होता है कि सरप्लस सक्रोज को हम स्पेसिफिकली कहते हैं। कुछ सक्रोज या कुछ फ्रुक्टोज या कुछ ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी को चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शन के लिए, सही है, कुछ स्वीटनेस कुछ भी चाहिए होता है, सही है, नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उनके लिए। लेकिन जो सरप्लस सक्रोज होता है, सरप्लस सक्रोज का मतलब ये होता है कि आपको एक कंटेंट बताई गई है, एक रेंज बताया गया है कि आप इतने रेंज तक सक्रोज जो है वो सिंगल मील में, सिंगल डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, या आप 24 आवर्स में कंज्यूम कर सकते हैं, सही। इट कैन बी एनी स्टैंडर्ड वैल्यू, आप देख ले मौजूद होगी। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा सरप्लस कंज्यूम करते हैं तो जो सरप्लस सक्रोज है वो प्लाक की तरफ ही जाएगा और वो फर्दर जो है वो कैरीज ही क्रिएट कर लेंगे, सही है। तो हम स्पेसिफिकली सरप्लस, ऐसा ना हो कि सक्रोज इज, आप ये कह ले कि आप कसम खा ले आज से कि मैंने कोई स्वीट चीज नहीं खानी, वैसे कम, मतलब आपने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रखनी है कि वो कैरीज की जो जो थ्रेशोल्ड होता है, जो इनिशिएशन पॉइंट होता है कैरीज की, वो वहां तक प्रोग्रेस ना कर सके, सही है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज क्या कहती है? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का मतलब यह होता है कि रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च इस बारे में क्या कहती है, क्या कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ये कहती है, सिंपली रिसर्च स्टडीज ये कहती है, मोस्टली वेस्ट की स्टडीज होती है, ब्रिटेन और साउथ ईस्ट एशिया, ये सब की स्टडीज होती है। उसमें स्पेसिफिकली हमें ये बताया जाता है या ये रिफ्लेक्ट करवाया जाता है कि जो सक्रोज रिस्क है, सही है, वो कितना ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी डेंटल कैरीज पे या आपके टीथ पे। तो नॉर्मल इसका खुलासा ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का कि जो वेस्टर्न कम्युनिटीज होती है, जो हाईली नरिश कम्युनिटीज होती हैं, जो अच्छी डाइट कंज्यूम करती हैं डिस्पाइट ये कि स्वीट हो या ना हो, तो उनमें कैरीज बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वीट बहुत ज्यादा, सक्रोज बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, समझ नहीं बात। और जो कम्युनिटीज, जो कंट्रीज, सही है, जो रीजन्स, जो कॉन्टिनेंट सक्रोज कम कंज्यूम करते, उनके ट्रेडिशनली, ये नहीं है कि कोई उनको बताया गया है या उनको प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में नहीं, ट्रेडिशनली अगर कोई स्वीट कम कंज्यूम करता है तो उन रीजन्स में कैरीज जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। और जो रीजन्स नॉर्मली स्वीट ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनमें फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज या रिसर्च स्टडीज ये शो करती है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का मतलब ये होता है कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइम में आप डिजीज को क्या कर ले, स्टडी कर ले, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ले कि कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, प्रेवेलेंस उनकी देख ले कि कितनी ज्यादा मौजूद है, उनकी इंसिडेंस रेट देख ले कि नए कितने केसेस आ रहे हैं इस डिजीज के। तो उन सब चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो उनको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कहा जाता है। और इसकी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ब्रिटेन की आती है। ब्रिटेन की ये लोग एग्जांपल देते हैं कि ब्रिटेन में 1939 से 1945 जब वर्ल्ड वार चल रही थी, समझ में बात, तो उस वक्त फूड की शॉर्टेज आ गई। क्या आ गई? फूड की शॉर्टेज। और इन 6 साल में, उन 6 साल में ये लोग अज्यूम करते हैं कि केविस का रेट जो था वो डाउन हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि केरिस का जो डायरेक्ट लिंक था वो तो फूड या डाइट के साथ था। किसके साथ था? फूड या डाइट के साथ केरिस का डायरेक्ट लिंक था। और इसकी इसकी हमें रिफ्लेक्शन कहां से मिलती है? इसकी हमें रिफ्लेक्शन यहां से मिलती है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, फूड की शॉर्टेज आई थी, तो वहां पर उसके साथ केरिस का भी जो रेट था वो नीचे आ गया था। It shows a strong link between the diet and the caries। और इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ये भी शो करती है कि जो यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, जो यंग एडल्ट्स हैं, तो उनमें केरीज की जो रेट है, जो इंसिडेंट्स है, प्रिवेलेंस है, वेस्ट में से ज्यादातर इंग्लैंड में, इन एरियाज में, यूएस में, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ओल्ड, आप कह सकते हैं ओल्ड एडल्ट्स, सही है। और उसके रीजन ये है कि यंग एडल्ट्स में जो स्वीटनेस की कंजम्पशन है या जो स्वीट की कंजम्पशन है, उनकी जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा है। यंग जो जनरेशन है वो स्वीट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, डिफरेंट डाइट्स। और जो आपके पास डाइट्स आती है, जो फूड्स आते हैं, उसमें हिडन शुगर्स होते हैं, सही है। और पहले जमाने में या जो पुराने लोग थे वो शुगर को इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करते थे। तो ड्रास्टिकली इन दोनों के जो केरीज रेट है या प्रेवलेंस है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। यंग में बहुत ज्यादा केरीज होती है ड्यू टू स्वीट डाइट कंजम्पशन, और जो ओल्ड एडल्ट्स होते हैं उनमें केरीज बहुत ज्यादा कम है। तो ये सारी जो हमें डेटा मिलता है ये रिसर्च स्टडीज से मिलता है। और ये सारा डेटा जो है वो ये रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन डाइट,
स्वीटनेस एंड डेंटल कैरीज। अच्छा जी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो होती हैं वो आपको इस तरह एक थ्योरेटिकल डेटा प्रोवाइड करती है। उसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टडीज भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपको जनरल स्टैटिस्टिक दे देती है। क्या दे देती है? स्टैटिस्टिक नंबर्स दे देती है कि इतने बंदों में ये मसला है, इतने बंदों में ये मसला है। सही है, वो जनरल आपको डेटा मिल जाता है। तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए या अपने एविडेंस को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर आपकी बुक में दो तरह की या दो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज दी हुई है उन्होंने। एक उन्होंने एक 400 पीपल का इसमें एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप को क्या कहते हैं? एक ग्रुप में इंटरवेंशन होती है, दूसरे ग्रुप में इंटरवेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल इस क्लास को मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को कहा कि भाई आप जिस किस्म का खाना खाते हैं वो आपकी मर्जी है, आप जो भी करते हैं, आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं, आप शुगर का या जो भी का, सही है। और एक ग्रुप को स्पेसिफिक मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा कि आप में से कोई भी शुगर को कंज्यूम नहीं करेगा। और 2 साल तक मैंने इसको फॉलो किया। कितने साल तक? 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक मैंने इसको फॉलो किया, उसको टाइम पीरियड दे दिया। और फिर 4 साल बाद मैंने दोनों ग्रुप्स को वापस इवैल्यूएट किया। सही है। तो कहते हैं कि हमने इस तरह एक ग्रुप बनाया था 400 पीपल का, और हमने 4 साल तक उनको फॉलो किया। एक ग्रुप को हमने शुगर दिया, एक ग्रुप को हमने शुगर नहीं दिया। और जिस ग्रुप को हमने शुगर दिया था या उसमें इंटरवेंशन नहीं की थी कि आप जो भी खाना खाए, उसको हमने कुछ भी नहीं कहा, तो उनमें केरिस के जो इनिशिएशन थी या प्रोग्रेशन थी वो 80% ज्यादा थी एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप, जिनको हमने मना किया था कि आपने क्या करना है, उसको कंज्यूम नहीं करना। एक दूसरी स्टडी भी है। एक दूसरी स्टडी में उन्होंने ये कहा कि 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने नॉर्मल शुगर, सक्रोज, सही है, या ग्लूकोज या जो फ्रुक्टोज जो भी हो, नॉर्मल शुगर उन्होंने दे दिया। एक ग्रुप को उन्होंने जाइलोटोल दे दिया। क्या दे दिया? जाइलोटोल। अच्छा, जाइलोटोल क्या होते हैं? जाइलोटोल भी एक सिंथेटिक स्वीटनर है, लेकिन ये ऐसे स्वीटनर है कि ये इसमें फ्रुक्टोज, सक्रोज और ये सारी चीजें नहीं होती। एक सिंथेटिक स्वीटनर होता है, टेस्ट इसका स्वीट होता है, बाकी इसकी वो सारी उसमें वो कैपेबिलिटीज या क्वालिटीज नहीं होती जो नॉर्मल सक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में होती है। सही है। तो इट इज द रिप्लेसमेंट फॉर शुगर। ये शुगर के लिए क्या है? रिप्लेसमेंट होती है। आपको इस एग्जांपल तो जाइलोटोल के च्युइंगम भी आते हैं कि भाई ये आपको कैरीज काज नहीं करके देंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको अपनी चीनी भी मिलती है अलग पैक्स में, सही है, गोलियां मिलती है, टेबलेट्स मिलती है, सही है। तो वो असल में जाइलोटोल्स होते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है वो स्वीटनर तो होते हैं सिंथेटिक, बट ये नॉर्मल जो कैरीज वाला ये सारा इफेक्ट उनका नहीं होता। सही है। तो एक ग्रुप को उन्होंने जाइलोटोल दे दिया, एक ग्रुप को उन्होंने नॉर्मल शुगर पे रख लिया। 2 साल बाद जब उन्होंने ये फिनलैंड में स्टडी हुई थी, कहां पर? फिनलैंड में। 2 साल बाद जब उन्होंने इवैल्यूएट किया तो जिन बंदों को जाइलोटोल दिया था उनमें 90% रेट कम था कैरीज का, कंपेयर टू दोज जिनको हमने नॉर्मल शुगर दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हमें ये रिफ्लेक्ट करती है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन शुगर एंड डेंटल कैरीज। अच्छा जी, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ससेप्टेबिलिटी ऑफ टूथ। ससेप्टेबिलिटी ऑफ टूथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आया कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड केरीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम प्रोन होते हैं टुवर्ड केरीज। फॉर एग्जाम्पल हमजा और आतिफ, 2 बंदे हैं, ये दोनों सेम क्या कर रहे हैं? सेम डाइट ले रहे हैं, सेम तरह की कंटेंट, शुगर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आतिफ में केरीज होती है, हमजा में नहीं होती। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि हम तो सेम क्यों नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं कि आया कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा ससेप्टेबल है, ज्यादा प्रोन है टुवर्ड केरीज, कम उसमें फ्रीक्वेंसी में भी उनको केरीज काज हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे जो रेजिस्टिव है टुवर्ड केरीज। तो आया इधर कोई कॉन्सेप्ट इस तरह मौजूद है? तो इस तरह अगर कॉन्सेप्ट मौजूद भी है तो इसमें फिर मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो ये है, हमने इम्यूनोजेनिक्स इम्परफेक्टा में पढ़ा था कि आया हाइपोकैल्सिफिकेशन और केरीज का कोई रिलेशन है? तो स्टडीज शो करती हैं कि हाइपोकैल्सिफिकेशन, अगर टूथ हाइपोकैल्सिफाइड है, सही है, कैल्शियम के कंटेंट उसमें ज्यादा नहीं है, विटामिन डी ये सारी चीजें उसमें कंटेंट पूरा नहीं है, तो आया जिन बंदों के हाइपोकैल्सिफाइड टीथ है, आर दे ससेप्टेबल फॉर केरीज? तो रिसर्च कहते कि नहीं,
हाइपोकैल्सिफिकेशन और केरिस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. समथिंग अदर कैन अफेक्ट, सम फैक्टर, अदर फैक्टर कैन अफेक्ट द केरिस, द फॉर्मेशन ऑफ केरिस, द प्रोग्रेशन ऑफ केरिस. बट हाइपोकैल्सिफिकेशन, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हाइपोकैल्सिफाइड टीथ और केरिस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो टीथ हाइपोकैल्सिफाइड होगा उसी में केरिस डेवलप होगी. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात हमारे पास ससेप्टेबिलिटी के बारे में ये होती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट इन डाइट. एक तो आप शुगर है, लेकिन अगर एक बंदा है या एक पर्सन है वो साथ साथ में फ्लोराइड्स को ले रहा है, फ्लोराइड्स को, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड्स ऑन डेंटल केरिस. ये भी क्या, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, कंपाउंडर्स हैं. दो बंदे हैं फॉर एग्जांपल, सेम अमाउंट के शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं, बट एक फ्लोराइड भी साथ कंज्यूम कर रहा है, एक फ्लोराइड साथ कंज्यूम नहीं कर रहा. तो जो फ्लोराइड कंज्यूम कर रहा है उसमें केरिस नहीं होगी, जो फ्लोराइड कंज्यूम नहीं कर रहा उसमें केरिस होगी. मतलब कि ये जो आप शुगर और केरिस के रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं उसमें मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, मल्टीपल फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो इस रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं. बाहर वेरिएबल्स होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं. सही है. तो एक फ्लोराइड्स, अच्छा फ्लोराइड्स की मैकेनिज्म मैंने एक मरतबा एक्सप्लेन भी की थी कि फ्लोराइड्स जो होता है वो टूथ में हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करता है और ऑक्सीएपिटाइट क्रिस्टल के साथ खुद बॉन्ड बना लेता है. वो फ्लोरोएपिटाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है और फ्लोरोएपिटाइट क्रिस्टल की जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कैरियोजेनिक बैक्टीरिया या एसिड उनको डीमिनरलाइज नहीं कर सकती. तो जो आपके टूथ होता है वो रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड केरीज. सही है. तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि 1 ppm 1 पार्ट पर मिलियन का जो क्लोराइड है इट्स एनफ. डिफरेंट रिसर्च है, कुछ कहते हैं कि 3 to 6 इज एनफ, लेकिन अबव 6 और अबव 8, अगर ये अबव 8 हो गया, अबव 8 हो गया तो इट विल कॉज फ्लोरोसिस और मॉटलिंग एनेमल. वो फिर आपको एक्सेस वाली डिजीज काज करके देगा. इट विल बी नो मोर अ प्रिवेंटिव मेजर. ये तो हम प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं ना, बट इट वुडंट बी अ प्रिवेंटिव मेजर अगर आप इसके जो नॉर्मल कंटेंट है इससे इसको ज्यादा लेते हैं. तो ये तो एक फ्लोराइड का भी इसमें एक मेजर रोल होता है. तीसरा जो है सलाइवा का भी इसमें एक रोल होता है. सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैरीज में. और वो कैसे होता है? एक तो सलाइवा की अपनी, अगर आपने पढ़ी होगी या शायद कभी आगे पढ़ लोगे तो सलाइवा का क्या रोल होता है. एक तो सलाइवा की एक नेचुरल क्लींजिंग इफेक्ट होती है, जो फूड डिब्रिज है उनको वॉश अवे करना. सही है. सरफेसेस को ज्यादा रफ नहीं बनाना, वेट. सही है. और इसके 3 टाइप्स होते हैं, मिक्स्ड सलाइवा, सीरीज सलाइवा. सही है. तो उनमें अगर आपके सलाइवा की जो कंटेंट है वो नॉर्मल हो, सलाइवा की जो फिजिकल फॉर्म है वो नॉर्मल हो, तो ये अपनी क्लिनजिंग की जो फंक्शन है उसको परफेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं. एक तो ये है. दूसरा जो सलाइवा का मेन रोल है ना वो बफर का है. बफर का क्या? बफर. अच्छा, बफर का क्या इफेक्ट है? होता है कि जो केरीज होती है ना, या जो केरीज की प्रोपगेशन होती है या इनिशिएशन होती है, ये मोस्टली एसिडिक माहौल में बहुत ज्यादा होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट में. इनके लिए आइडियल एनवायरनमेंट जो होता है वो एसिडिक होता है. समझ में आई बात? लो पीएच वाला. तो फिर ये होता है कि जो बाइकार्बोनेट एक्शन होता है तो इस सॉरी जो बफर एक्शन होता है तो सलाइवा में बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं. क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट के आयन. तो बाइकार्बोनेट के आयंस जो है वो कोशिश करते हैं कि जो प्लाक की एसिडिटी है या ओरल कैविटी की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर लें, जो एटमॉस्फेयर है उसको न्यूट्रलाइज कर लें, और केरिस के लिए जो ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर बन रहा है उनको क्या कर ले, उनको क्या कर ले, मतलब के एस्केप कर ले, उनको रिजेक्ट कर ले. सही है. उस माहौल को क्या कर ले, अफेक्ट कर ले, वो आइडियलिज्म उनको प्रोवाइड ना करे. तो बाइकार्बोनेट क्या करता है? आयंस
वो एसिडिक जो इफेक्ट होता है उसको डिक्रीज करता है। जब डिक्रीज करता है तो जो केरीज की प्रोग्रेशन होती है वो हाल्ट हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। एक तो इसका बहुत बड़ा ये बहुत मेन इफेक्ट है, सही है। जितना ज्यादा इसकी हाई बपर कैपेबिलिटी होगी सलाइवा की बपर कैपेबिलिटीज जितनी ज्यादा हाई होगी इतनी ज्यादा केरीज की रेट जो होगी वो लो होगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। अगर सलाइवा की बपर वाली कैपेबिलिटी, न्यूट्रलाइजेशन वाली कैपेबिलिटी, बाइकार्बोनेट आयंस की जो एबिलिटी है वो नॉर्मल होती है, सही है, तो इसी तरह क्या होगा, केरीज का जो रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन होगा, सही है। इसके बाद सलाइवा में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसमें कैल्शियम्स होते हैं, उसमें फ्लोराइड्स होते हैं सिंपली। अब फ्लोराइड्स जो है वो सलाइवा में भी होते हैं। अच्छा जुबैर साहब आपने क्वेश्चन किया था, तो जब आप फ्लोराइड सिस्टमिकली लेते हैं मतलब कि डाइट में लेते हैं तो वो भी आपके हार्ट टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं बोन्स एंड टीथ में। और अगर आप उसको टॉपिकल भी लेते हैं तब भी वो एब्जॉर्ब होता है। अगर आप उसको डाइट फॉर्म में लेते हैं, आप उसको पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, आप उसको फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट में कंज्यूम करते हैं, आप माउथ वॉश में कंज्यूम करते हैं, आप इवन फिंगर के साथ फ्लोराइड्स को रब करते हैं टूथ के साथ, तो तब भी वो क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो नो प्रॉब्लम, अगर आप उसको सिस्टमेटिकली लेते हैं, डाइट में लेते हैं, या आप उसको टॉपिकली लेते हैं, दोनों का फायदा है, सही है। और फ्लोराइड जो होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए कहां पर मौजूद होता है, सलाइवा में मौजूद होता है। और ये ओरल कैविटी में 3 साइट्स होते हैं, एक प्लाक, एक टूथ और एक सलाइवा। इन तीनों के दरमियान डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। क्या होती है, डायनेमिक। किस चीज के लिए, न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए। कभी कैल्शियम सलाइवा से टूथ में चला जाता है, वहां पर अगर टूथ में कैल्शियम एक्सेस में होता है तो वापस सलाइवा में आ जाता है। कभी कभी आपका फ्लोराइड जो है वो सलाइवा में ज्यादा है तो टूथ में ज्यादा है तो वो टूथ रिलीज कर लेता है, वो प्लाक में आ जाता है, प्लाक में स्टोर हो जाता है। समझ में आई बात। तो मतलब ये कि इन 3 साइड्स में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहती है और वो उसी की वजह से वो न्यूट्रॉन सर्कुलेट होते हैं। और अगर इन न्यूट्रॉन के जो कंटेंट है वो ऑप्टिमम रहे तो केरीज के अगेंस्ट जो है वो वर्क पॉसिबल है, रेजिस्टेंस पॉसिबल है, सही है। एंड सलाइवा में लास्टली थायोसाइनाइड होते हैं। क्या होते हैं, थायोसाइनेट्स जो है वो नेचुरल रेजिस्टिव सब्सटेंस है। क्या है, ये लाइसोजाइम है। क्या है, लाइसोजाइम लाइक सब्सटेंस है, समझ में बात। और ये क्या करते हैं, इसकी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होती है। थायोसाइनेट्स के क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट, समझ में ही बात। तो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट जो थायोसाइनेट का होता है, लाइसोजाइम लाइक एंजाइम दे ट्राई टू try to dissolve bacteria, the cell membrane of bacteria, the nucleus of bacteria, सही है। एंटीबैक्टीरियल इनका फंक्शन होता है या एक्शन होता है। तो अगर लाइसोजाइम एडिक्वेट क्वांटिटी में है देन आपके सलाइवा जो है वो अगेंस्ट केरीज वर्क कर सकती है। तो इसका ये मतलब वो पूरा इसका खुलासा ये है कि डेंटल केरीज में अगर सक्रोज बहुत मेजर रोल प्ले करता है काजिंग में, केरीज को काज करने में, तो और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस भी शो करते हैं, जो ट्राई करते हैं कि एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर को नॉर्मल रखे, समझ में ही बात। जिस तरह फ्लोराइड्स हो गए, जिस तरह सलाइवा में बफरिंग एक्शन हो गया, जिस तरह सलाइवा में थायोसाइनाइड्स हो गए, जिस तरह सलाइवा में क्लिनजिंग इफेक्ट हो गई, समझ में ही बात, जिस तरह सलाइवा में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गई। तो अगर ये चीजें मैक्सिमाइज है तो केरिस का जो रेट है वो हाल्ट हो जाता है और केरिस के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो हो सकती है, समझ में आई बात। तो दिस इज द ऑल कंसेप्ट रिगार्डिंग द अदर फैक्टर व्हिच प्ले मेजर रोल in caries progression